नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। विपक्ष ने की लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की बात। अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से पारित प्रस्ताव के जरिए। अब तक 1954, 1966 और 1987 में स्पीकर के खिलाफ लाया जा चुका है ऐसा प्रस्ताव। ग्लोबल टीचर प्राइज सुर्खियों में। यह सम्मानजनक पुरस्कार मिला है एक भारतीय शिक्षिका रूबेल नागी को। अंतर्राष्ट्रीय पहचान के साथ मिलता है $1 मिलियन का प्राइज। और भारत में कम हुआ भ्रष्टाचार। करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2025 में भारत को मिला 182 देशों में 91वां स्थान। पिछले साल भारत था 96वें स्थान पर। आइए शुरू करें। हाल ही में विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ पद से हटाने का प्रस्ताव लाने की बात की थी। आइए समझते हैं संविधान में लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड क्या प्रावधान है और इन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष संसद के निचले सदन का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है और वही सदन की पूरी कार्यवाही को संचालित करता है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने ही सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए व्यक्ति का लोकसभा सदस्य होना जरूरी है। कोई विशेष शैक्षणिक योग्यता तय नहीं की गई है, लेकिन संविधान नियमों और संसदीय प्रक्रिया की अच्छी समझ होना बहुत जरूरी माना जाता है। आमतौर पर सत्ता पक्ष का सदस्य लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है, पर यह प्रयास किया जाता है कि चुनाव ऐसा हो जिससे सभी दल सम्मान दें। चुनाव साधारण बहुमत से होता है और लोकसभा अध्यक्ष 5 साल या फिर अगली लोकसभा की पहली बैठक तक पद पर बने रहते हैं। लोकसभा भंग होने के बाद भी नई लोकसभा की पहली बैठक तक लोकसभा अध्यक्ष पद पर बना रहता है। अब लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में जानते हैं। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष नियमों की अंतिम व्याख्या करता है और उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी विधेयक पर मतभेद हो जाए तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह अंतिम निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि सदन में कोरम पूरा नहीं होता तो लोकसभा अध्यक्ष बैठक को स्थगित कर सकता है। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल से जुड़ी अयोग्यता का निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोस्तों, लोकसभा की विभिन्न समितियां लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करती हैं और सदन तथा सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी भी लोकसभा अध्यक्ष की होती है। कुल मिलाकर लोकसभा अध्यक्ष का पद सदन में अनुशासन, संतुलन और निष्पक्षता बनाए रखने का केंद्र होता है। अब सबसे अहम सवाल कि क्या लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल हटाया जा सकता है। संविधान इसके लिए स्पष्ट व्यवस्था देता है। हालांकि यह प्रक्रिया केवल लोकसभा पर लागू होती है, राज्यसभा पर नहीं। देखिए, संविधान के आर्टिकल 94C के तहत स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के जरिए हटाया जा सकता है, यानी साधारण बहुमत से नहीं। इसी कारण यह प्रक्रिया आसान नहीं मानी जाती। वहीं आर्टिकल 94 3 स्थितियों की बात करता है। पहली, अगर स्पीकर लोकसभा के सदस्य नहीं रहते तो उनका पद स्वतः समाप्त हो जाता है। दूसरी, वे खुद लिखित रूप में इस्तीफा दे सकते हैं। और तीसरी, सदन बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उन्हें हटा सकता है। प्रक्रिया को समझते हैं। अगर कोई सदस्य स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाना चाहता है तो उसे लिखित नोटिस लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को देना होता है। ये नोटिस 2 या अधिक सदस्य मिलकर भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे अहम शर्त यह है कि कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है। बिना 14 दिन के नोटिस के प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सकता। नोटिस मिलने के बाद एक तारीख तय होती है। उस दिन सदन में पहले यह देखा जाता है कि क्या कम से कम 50 सदस्य प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं या नहीं। अगर 50 सदस्य खड़े नहीं होते तो प्रस्ताव वहीं खत्म हो जाता है। अगर 50 या उससे अधिक सदस्य समर्थन में खड़े हो जाते हैं तो स्पीकर या उस समय जो भी अध्यक्षता कर रहा हो यह घोषणा करता है कि प्रस्ताव पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए तारीख 10 दिन के भीतर तय करनी होती है। चर्चा के दौरान कुछ सख्त नियम लागू होते हैं। रूल 201 के अनुसार प्रस्ताव में लगाए गए आरोप बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, सटीक होने चाहिए। उसमें व्यंग्य, तंज, अनुमान या फिर मानहानिकारक बातें नहीं होनी चाहिए। चर्चा सिर्फ उन्हीं आरोपों तक सीमित रहेगी जो प्रस्ताव में लिखे गए हैं। प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को बोलने की अनुमति मिल सकती है, लेकिन उनका भाषण 15 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता। और एक दिलचस्प बात, जब स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा चल रही होती है तब भी वे एक सांसद के रूप में सदन में बोल सकते हैं और चर्चा में भाग ले सकते हैं। वे वोट भी दे सकते हैं, लेकिन केवल पहली बार
यानी अगर वोट बराबर हो जाए तो उन्हें कास्टिंग वोट का राइट नहीं होता, अधिकार नहीं होता। अब इतिहास की तरफ देखें तो अब तक 3 बार 1954, 1966 और 1987 में स्पीकर के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाया गया, लेकिन तीनों ही मामलों में स्पीकर अपनी कुर्सी पर बने रहे। यानी प्रक्रिया मौजूद है, लेकिन उसे सफल करना राजनीतिक रूप से बहुत कठिन है। एक और महत्वपूर्ण बात जानिए, लोकसभा डिसॉल्व होने पर भी स्पीकर तुरंत पद नहीं छोड़ते। वे नई लोकसभा की पहली बैठक तक अपने पद पर बने रहते हैं। यह व्यवस्था इसलिए है ताकि संसदीय निरंतरता बनी रहे। कुल मिलाकर स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया संवैधानिक रूप से संभव है, लेकिन ये सख्त नियमों और स्पष्ट बहुमत पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ें। ट्रांसपेरेंसी किस चिड़िया का नाम होती है, आप इस खबर से समझ सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को बताया कि पीएम केयर्स फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी कि PMNRF और राष्ट्रीय रक्षा कोष NDF से जुड़े प्रश्न लोकसभा में एडमिट नहीं किए जाए। कारण यह बताया गया कि ये प्रश्न लोकसभा के नियमों के तहत स्वीकार्य नहीं है। चलिए समझते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, पीएम केयर्स फंड की स्थापना 27 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान की गई थी। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यह एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसका उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों जैसे कि महामारी या किसी अन्य आपदा में राहत प्रदान करना है। यह संविधान या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत स्थापित नहीं हुआ, बल्कि एक ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर किया गया था। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक इस फंड में लगभग 6,283 करोड़ रुपए की राशि शेष थी। वहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी कि PMNRF 1948 में ही स्थापित हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, बड़े हादसों या दंगों में मारे गए लोगों के परिवारों को तत्काल सहायता देना है। इसके अलावा राष्ट्रीय रक्षा कोष यानी NDF सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के जवानों तथा उनके आश्रितों के कल्याण के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी कार्यकारी समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, जबकि रक्षा, वित्त और गृह मंत्री सदस्य होते हैं। दोस्तों, तीनों फंड प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासनिक दायरे में आते हैं, लेकिन उनकी कानूनी प्रकृति अलग अलग है। अब ये समझिए कि सरकार का इन फंड्स को लेकर अब तक का रुख क्या है। दोस्तों, 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार ने साफ किया कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत पीएम केयर्स फंड कोई स्टेट नहीं है। सरकार का कहना था कि यह एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है जिसे न तो संविधान के तहत बनाया गया और न ही किसी कानून के तहत। सरकार ने यह भी कहा था कि यह ट्रस्ट न तो सरकार के स्वामित्व में है और न ही उसके कंट्रोल में है और इसमें पब्लिक ऑफिसर्स की मौजूदगी प्रशासनिक सुविधा के लिए है। इसी आधार पर कहा गया कि यह RTI एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। अब यह समझते हैं कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। देखिए, 18 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी जिसमें पीएम केयर्स की राशि को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड NDRF में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि दोनों फंड अलग अलग उद्देश्य और संरचना वाले हैं, इसलिए ऐसा निर्देश देने का कोई आधार नहीं बनता। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि NDRF का ऑडिट CAG करता है, लेकिन पीएम केयर्स एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसलिए उस पर वैसा ऑडिट लागू नहीं होता। अब यह मामला सुर्खियों में इसलिए आया क्योंकि अब इन फंड से रिलेटेड प्रश्न लोकसभा में नहीं पूछे जा सकते हैं। लोकसभा के रूल 41 क्लॉज 2 सब क्लॉज 8 के अनुसार कोई प्रश्न तभी स्वीकार होगा जब वह मुख्य रूप से भारत सरकार के कार्यक्षेत्र से संबंधित हो, और रूल 41 क्लॉज 2 सब क्लॉज 17 कहता है कि प्रश्न ऐसे निकायों यानी ऐसे बॉडीज या व्यक्तियों से संबंधित नहीं होना चाहिए जो मुख्य रूप से भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी ही नहीं है। पीएमओ का तर्क यही है कि इन तीनों फंडों की कैपिटल पूरी तरह स्वैच्छिक सार्वजनिक योगदान से बनती है, न कि भारत की समेकित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इसीलिए ये सीधे तौर पर सरकार के कार्यक्षेत्र में नहीं आते और न ही संसद के प्रति उसी तरह जवाबदेह है जैसे दूसरे मंत्रालय या विभाग हैं। दोस्तों, एक तरफ सरकार का तर्क है कि ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, इसलिए संसद के प्रश्नों के दायरे में नहीं आते। दूसरी तरफ आलोचकों का सवाल है कि जब इन ट्रस्टों का नेतृत्व देश के सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी करते हैं तो पारदर्शिता क्यों नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि इस मामले में आपकी क्या राय है। क्या इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए? क्या लोकसभा में इस पर प्रश्न किए जाने चाहिए या नहीं? कल्पना कीजिए कि एक आदिवासी क्षेत्र के महिला को अपनी मातृभाषा में सरकारी योजना की जानकारी चाहिए, या एक विद्यार्थी कश्मीरी या कोंकणी में पढ़ाई कर सके, या कोई बुजुर्ग व्यक्ति मराठी में बोलकर डिजिटल सेवाएं यूज कर सके। ऐसा हो सकता है अगर अपने देश का ही एक चैट GPT जैसा AI मॉडल हो
और ये खबर इसी मामले से जुड़ी है। दरअसल हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि भारत जेन एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल इस महीने तक सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में टेक्स्ट मॉडल पूरा कर लेगा। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ अंग्रेजी या कुछ गिनी चुनी भाषाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत की भाषाई विविधता को तकनीकी ताकत मिल जाएगी। आइए समझते हैं भारत जेन एआई है क्या। देखिए, भारत जेन भारत सरकार द्वारा समर्थित पहला राष्ट्रीय प्रयास है, जिसका मकसद भारत के लिए अपने सॉवरेन फाउंडेशनल एआई मॉडल्स विकसित करना है। सॉवरेन का मतलब है कि ऐसे एआई मॉडल जो भारत के डेटा, भारतीय भाषाओं और भारतीय सामाजिक संदर्भों पर आधारित हों, न कि पूरी तरह विदेशी डेटा पर निर्भर। आगे बात करें तो इसे नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स यानी NMICPS के तहत विकसित किया जा रहा है। इसका क्रियान्वयन IIT बॉम्बे के TIH फाउंडेशन फॉर IoT एंड IoE के माध्यम से हो रहा है। इसमें देश भर के 25 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स TIH जुड़े हुए हैं। अब आप ये भी समझिए कि भारत जेन एआई सिर्फ टेक्स्ट तक सीमित नहीं है, ये 3 मुख्य मॉडलिटी पर काम करता है। पहला है टेक्स्ट के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs, दूसरा है स्पीच के लिए टेक्स्ट टू स्पीच और ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल, और तीसरा है विजन लैंग्वेज सिस्टम्स। कहने का मतलब कि यह लिख सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है और तस्वीरों को समझ भी सकता है। फिलहाल यह 15 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है, जैसे हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मैथिली, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल और तेलुगु। अब इसे बढ़ाकर सभी 22 जो अनुसूचित भाषाएं हैं उन तक ले जाया जा रहा है। इसकी मुख्य विशेषता की बात करें तो यह मल्टीलिंगुअल और मल्टी मॉडल मॉडल है, यानी यह कई भाषाओं और कई प्रकार के डेटा, टेक्स्ट, आवाज, इमेज पर काम करता है। ये मॉडल भारतीय सामाजिक, कानूनी, प्रशासनिक और सांस्कृतिक डेटा पर प्रशिक्षित होगा। यानी कि अगर कोई विद्यार्थी पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, तो जवाब भारतीय संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुसार मिलेगा, न कि किसी विदेशी प्रशासनिक प्रणाली के आधार पर। दोस्तों, आज ज्यादातर बड़े एआई मॉडल जैसे GPT या अन्य मुख्य रूप से अंग्रेजी या पश्चिमी डेटा पर आधारित हैं। भारत जैसे देश में जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, बोलियां हैं, जहां एक स्वदेशी बहुभाषी एआई मॉडल डिजिटल इंक्लूजन की दिशा में जरूरत है आगे बढ़ने की, ये उस जरूरत को पूरा कर रहा है। दोस्तों, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को वैसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म या रिकॉग्निशन नहीं मिलता जो विज्ञान, खेल या राजनीति से जुड़े व्यक्तियों को मिलता है। लेकिन एक प्रयास है जो इस अंतर को भरने की कोशिश करता है और इसका नाम है ग्लोबल टीचर प्राइज। अब यह सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि यह सम्मानजनक पुरस्कार एक भारतीय को मिला है। हाल ही में भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को वर्ष 2026 का ग्लोबल टीचर प्राइज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में प्रदान किया गया। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, भारत की शिक्षा व्यवस्था और जमीनी स्तर पर काम कर रहे शिक्षकों के प्रयासों की अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। अब समझते हैं ग्लोबल टीचर प्राइज क्या है। दोस्तों, ग्लोबल टीचर प्राइज एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह ऐसे असाधारण शिक्षक को दिया जाता है जिसने अपने विद्यार्थियों, समुदाय पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव डाला हो। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। इसका उद्देश्य दुनिया को ये याद दिलाना है कि शिक्षा की असली ताकत किताबों में ही नहीं बल्कि कक्षा में खड़े शिक्षक में भी होती है। इसे वर्के फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है और जेम्स एजुकेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें यूनेस्को का भी सहयोग रहता है। अब इसका मकसद क्या है? देखिए, यह पुरस्कार सिर्फ अच्छा पढ़ाने के लिए नहीं है बल्कि उन शिक्षकों को सामने लाने के लिए है जो नई और इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स अपनाते हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों को प्रेरित करते हैं और जो शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए समुदाय के साथ काम करते हैं। यानी यह पुरस्कार शिक्षा को समाज बदलने के साधन के रूप में देखने वाले शिक्षकों को सम्मानित करता है। अब कौन आवेदन कर सकता है? जवाब है कोई भी शिक्षक। दोस्तों, यह पुरस्कार दुनिया के किसी भी देश के शिक्षक के लिए खुला है, चाहे वह सरकारी स्कूल में पढ़ाते हों, निजी स्कूल में या किसी ऑल्टरनेटिव स्कूल से जुड़े हो। इस पुरस्कार के लिए कोई भी शिक्षक स्वयं आवेदन कर सकता है या कोई अन्य व्यक्ति उन्हें नॉमिनेट कर सकता है। इस पुरस्कार के साथ $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। यही कारण है कि इसे शिक्षा के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित और उच्चतम पुरस्कारों में गिना जाता है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा प्लस बैच 2027, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ।
इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, मार्गदर्शन और सारथी कार्यक्रमों के माध्यम से 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स और 18 बुक्स का सेट। टेस्ट में टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी देंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी के साथ अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपका साथ निभाएगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगी पूरी फीस वापस। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर आप 2028 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। अगर अब भी कोई सवाल हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या मुझे सीधा मेल कीजिए amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2027, आपकी प्रतिज्ञा हमारा मार्गदर्शन। दोस्तों, क्या आपने सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का नाम सुना है? हाल ही में भारत ने जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि इंडस वाटर्स ट्रीटी IWT के निलंबन के बाद पश्चिमी नदियों पर स्वीकृति पाने वाला यह पहला बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है। आइए समझते हैं कि सावलकोट प्रोजेक्ट क्या है। देखिए, यह एक 1856 मेगावाट का रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इसे NHPC यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन बनाएगी। यह प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है और यह एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है इसमें बड़े रिजर्वायर की बजाय नदी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग कर बिजली बनाई जाएगी। यानी पानी को रोककर विशाल झील नहीं बनाई जाएगी, बल्कि एक कंट्रोल्ड फ्लो से टरबाइन घुमाई जाएंगी। एक खास बात और है कि यह परियोजना जम्मू कश्मीर की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। गौरतलब है कि इस प्रोजेक्ट की योजना 1980 के दशक से बन रही थी, लेकिन पर्यावरण, पारिस्थितिकी और तकनीकी चिंताओं के कारण इसमें कई बार बदलाव हुए। अब इसे अंतिम रूप देकर आगे बढ़ाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट सालाना लगभग 8,000 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन करेगा और अगर उत्पादन अनुमान के अनुसार हुआ तो जम्मू कश्मीर भविष्य में पावर सरप्लस क्षेत्र भी बन सकता है, यानी अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा कर राष्ट्रीय ग्रिड को बेच सकेगा। चलिए अब जल्दी से इंडस वाटर्स ट्रीटी को समझ लेते हैं। दोस्तों, 1960 में इंडस वाटर्स ट्रीटी हुई थी। इसके तहत भारत को 3 पश्चिमी नदियों इंडस, झेलम और चिनाब के पानी के उपयोग का अधिकार है, खास करके जल विद्युत परियोजनाओं के लिए। 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद यह पहला बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसे पर्यावरणीय मंजूरी मिली है। अपना भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी डेवलप्ड देश से कम है क्या? दरअसल भारत ने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में 4 स्थान की छलांग लगाते हुए 45वां स्थान हासिल किया। यह इस बात का संकेत है कि भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के उपयोग, इनोवेशन के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। अब इसे आसान भाषा में समझिए। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स दरअसल ये मापता है कि कोई देश इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ICT का उपयोग कितनी प्रभावी तरीके से विकास, इनोवेशन और सामाजिक प्रगति के लिए कर रहा है। यानी सिर्फ इंटरनेट या मोबाइल की उपलब्धता नहीं, बल्कि ये देखा जाता है कि टेक्नोलॉजी से देश की अर्थव्यवस्था, शासन व्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर कितना सकारात्मक असर पड़ रहा है। इस रिपोर्ट को वॉशिंगटन DC स्थित पोर्चुलेंस इंस्टीट्यूट तैयार करता है। इसमें 127 देशों का मूल्यांकन किया गया है। रैंकिंग 4 मुख्य पिलर्स पर आधारित है: टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस और इम्पैक्ट, और कुल 53 इंडिकेटर्स के आधार पर आकलन किया जाता है। भारत का स्कोर 2024 में था 53.63, जो 2025 में बढ़कर हुआ 54.43। यह सुधार बताता है कि देश ने सिर्फ रैंक नहीं सुधारी है, बल्कि वास्तविक प्रदर्शन को बेहतर किया है। कुछ क्षेत्रों में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत को एनुअल इन्वेस्टमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, AI साइंटिफिक पब्लिकेशंस, ICT सर्विसेज एक्सपोर्ट्स और ई-कॉमर्स लेजिस्लेशन में पहला स्थान मिला है। इसका मतलब है कि भारत टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च, IT सेवाओं के निर्यात और ई-कॉमर्स से जुड़े कानूनों के मामले में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनकर उभरा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के समूह में दूसरे स्थान पर है। यानी समान आय वर्ग वाले देशों की तुलना में भारत डिजिटल तैयारी और टेक्नोलॉजी के उपयोग के मामले में काफी आगे है।
हाल ही में स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों ने एक बेहद दुर्लभ प्रकार के भूकंप कॉन्टिनेंटल मेंटल अर्थक्वेक्स का पहला वैश्विक मानचित्र तैयार किया। और ये खोज इसलिए खास है क्योंकि अब तक हम ज्यादातर भूकंपों को धरती की ऊपरी परत यानी क्रस्ट से जोड़कर देखते थे, लेकिन ये भूकंप धरती की और भी गहरी परत में होते हैं। आसान भाषा में समझिए, आमतौर पर भूकंप धरती की ऊपरी ठंडी और कठोर परत यानी क्रस्ट में लगभग 10 से 29 किलोमीटर की गहराई पर आते हैं, लेकिन कॉन्टिनेंटल मेंटल अर्थक्वेक्स धरती की मेंटल परत में होते हैं। और स्पेसिफिकली बात करें तो ये भूकंप क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा, जिसे मोहो कहते हैं, मोहो डिस्कंटिन्यूटी, जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, उसके भी काफी नीचे होती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ये भूकंप मोहो से 80 किलोमीटर या उससे भी अधिक गहराई में उत्पन्न हो सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि इतनी गहराई पर होने की वजह से ये भूकंप आमतौर पर धरती की सतह पर ज्यादा झटके या नुकसान नहीं पहुंचाते, यानी ये खतरनाक कम और वैज्ञानिक दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल ये भूकंप हमें बताते हैं कि धरती के अंदर गहराई में किस तरह की जियोफिजिकल गतिविधियां चल रही हैं। खास बात यह है कि ये भूकंप पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इनकी अधिकता देखी गई है, जैसे दक्षिण एशिया में हिमालय के नीचे और एशिया और उत्तर अमेरिका के बीच में बेरिंग स्ट्रेट के आसपास ये भूकंप ज्यादा है। हिमालय क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर और जटिल भूगर्भीय संरचना इसकी एक बड़ी वजह मानी जाती है। अब बात करते हैं मोहो की। मोहो डिस्कंटिन्यूटी ये धरती की क्रस्ट और मेंटल के बीच की एक सीमा है। यह सतह से औसतन लगभग 35 से 40 किलोमीटर नीचे है, जबकि समुद्र के नीचे लगभग 8 से 10 किलोमीटर गहराई पर होती है। इसका नाम क्रोएशियाई वैज्ञानिक एंड्रेजा मोहरोविक के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 1909 में इसकी खोज की थी। खास बात यह है कि यहाँ सिस्मिक वेव्स की गति अचानक बदल जाती है। इसी बदलाव से वैज्ञानिकों को पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर कई परतें हैं। स्टैनफोर्ड द्वारा तैयार किया गया नया वैश्विक मानचित्र वैज्ञानिकों को समझने में मदद करेगा कि इतनी गहराई पर भूकंप कैसे और क्यों उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि भारत में भ्रष्टाचार कम हुआ तो क्या आप मानेंगे? हाल ही में करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स CPI 2025 की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 5 स्थान की जंप मारी है और अब भारत ने 182 देशों में 91वां स्थान हासिल किया है। पिछले साल भारत 96वें स्थान पर था। ये सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था हर साल जारी करती है और इसे दुनिया की सबसे प्रमुख भ्रष्टाचार रैंकिंग माना जाता है। इसमें देशों को 0 से 100 के पैमाने पर अंक दिए जाते हैं। 0 का मतलब है बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार, मतलब अल्टीमेट, और 100 का मतलब हुआ बेहद साफ पारदर्शी व्यवस्था। ये रैंकिंग इस आधार पर तय होती है कि एक्सपर्ट और कारोबारी लोग किसी देश के सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार को कितना महसूस करते हैं। इसके लिए अलग अलग सर्वे और रिपोर्ट्स के आंकड़ों का उपयोग होता है, जिसमें वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे बड़े संस्थान भी शामिल होते हैं। 2025 की रिपोर्ट में डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर को सबसे कम भ्रष्ट देशों में गिना गया, जबकि साउथ सुडान, सोमालिया और वेनेजुएला सबसे अधिक भ्रष्ट माने गए। भारत की रैंक में सुधार दिखाता है कि स्थिति में कुछ सकारात्मक बदलाव की धारणा बनी है, लेकिन 91वां स्थान यह भी बताता है कि भ्रष्टाचार की समस्या अभी बड़ी विकट है, खत्म नहीं हुई और पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत करने की जरूरत है। इमेजिन कीजिए ऐसी दुनिया जहां 2 सबसे शक्तिशाली देशों में रेस लगी है कि कौन कितने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। इनको रोकने वाले एक ट्रीटी थी, लेकिन अब वो भी खत्म हो गई। अब क्या हो सकता है? दोस्तों, ये इमेजिनेशन नहीं है, सच्चाई है। हाल ही में न्यू स्टार्ट ट्रीटी की अवधि खत्म हो गई और इसके साथ ही अमेरिका और रूस के बीच पिछले 50 साल से चले आ रहे परमाणु हथियार नियंत्रण समझौतों की आखिरी कड़ी भी टूट गई। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए गंभीर क्षण कहा है। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अब पहली बार आधी सदी में ऐसा समय आया जब दुनिया की 2 सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों पर उनके रणनीतिक परमाणु हथियारों की कोई कानूनी सीमा नहीं बची। अगर इतिहास में पीछे जाकर देखेंगे तो इन देशों की न्यूक्लियर रेस की ये कहानी कोल्ड वॉर के दौरान शुरू हुई है। 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु हथियारों की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। इसी दौड़ को रोकने के लिए 1969 में स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स SALT शुरू हुई। इसके तहत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स ABM ट्रीटी और एक अंतरिम समझौता हुआ। इस समझौते के तहत मिसाइल रक्षा प्रणाली और ICBM की संख्या लिमिटेड की गई। बाद में 1979 में SALT II समझौता हुआ, लेकिन अफगानिस्तान और सोवियत हमले के बाद अमेरिका ने इसे मंजूरी नहीं दी। हालांकि बाद में 2002 में अमेरिका खुद ABM ट्रीटी से अलग हो गया। वहीं कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद यानी 1991 में START I समझौता हुआ। इसमें दोनों देशों ने अपने तैनात परमाणु हथियारों
और मिसाइलों की संख्या घटाने पर सहमति जताई। फिर आगे चलकर 2002 में सॉल्ट समझौता हुआ, जिसने हथियारों की संख्या और कम की। इसके बाद 2010 में राष्ट्रपति बराक ओबामा और दिमित्री मेदवेदेव ने न्यू स्टार्ट ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए, जो 2011 में लागू हुई। इसके तहत यह व्यवस्था बनी कि दोनों देश मैक्सिमम 1550 रणनीतिक परमाणु वॉरहेड और 800 डिलीवरी सिस्टम तक सीमित रहेंगे। इसमें हर साल इंस्पेक्शन की व्यवस्था थी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। 2021 में इसे 5 साल के लिए बढ़ाया गया था, जो अब 5 फरवरी 2026 को समाप्त हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। इस समझौते के खत्म होने का मतलब है अमेरिका और रूस के पास मौजूद परमाणु हथियारों की संख्या पर कोई बाध्यकारी कानूनी सीमा अब नहीं है। 2025 के अनुमान के मुताबिक अमेरिका के पास लगभग 5277 5277 और रूस के पास लगभग 5449 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। एक्सपर्ट्स को डर है कि इससे एक नई परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है, खासकर ऐसे समय में जब चीन भी अपने न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि न्यूक्लियर डिटरेंस की पुरानी व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर हो रही है और पारदर्शिता की कमी से एक्सीडेंटल एस्केलेशन का खतरा बढ़ सकता है। हाल ही में भारत ने 2026 के लिए किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम की अध्यक्षता संभाली है। अब ये किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम क्या है, आइए समझते हैं। किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम को आमतौर पर किम्बरले प्रोसेस कहा जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है जिसका मकसद कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स के व्यापार को रोकना है। कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स क्या होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स ऐसे हीरे हैं जिनकी बिक्री से गृहयुद्ध, विद्रोह या सशस्त्र संघर्ष को फंडिंग मिलती है। 1990 के डेकेड में खासकर अफ्रीकी देशों जैसे सिएरा लियोन और अंगोला में विद्रोही समूह हीरो की तस्करी करके हथियार खरीदा करते थे। इससे बड़े पैमाने पर हिंसा और मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ। इसी पृष्ठभूमि में 2003 में किम्बरले प्रोसेस को लागू किया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में केवल वैध और प्रमाणित हीरे ही पहुंच सके। इस प्रक्रिया के तहत सदस्य देशों को सुनिश्चित करना होता है कि वे केवल उन्हीं रफ डायमंड्स का आयात या निर्यात करेंगे जिनके साथ किम्बरले प्रोसेस का आधिकारिक सर्टिफिकेट हो। यह तय करने के लिए हर कंसाइनमेंट को टेम्पर प्रूफ पैकेजिंग में भेजा जाता है और प्रमाण पत्र ये गारंटी देता है कि ये हीरे किसी भी आर्म्ड संघर्ष से, सशस्त्र संघर्ष से नहीं जुड़े हैं। आज इस किम्बरले प्रोसेस में 80 से अधिक देश हैं और ये वैश्विक रफ डायमंड व्यापार के लगभग पूरे हिस्से को कवर करता है। भारत जैसे देश के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत दुनिया के प्रमुख डायमंड प्रोसेसिंग और पॉलिशिंग केंद्रों में से एक है। हालांकि आलोचना यह भी है कि किम्बरले प्रोसेस की परिभाषा सीमित है और यह केवल रेबल ग्रुप्स द्वारा प्रायोजित संघर्षों को कवर करता है, जबकि राज्य द्वारा प्रायोजित हिंसा या श्रम शोषण जैसे मुद्दे इसकी सीमा से बाहर रह जाते हैं। इसलिए समय समय पर इसमें सुधार की मांग उठती रही है। दोस्तों, क्या आपने पोम्पे डिजीज का नाम सुना है? इसे ठीक करने के लिए एल ग्लूकोसिडेज अल्फा इंजेक्शन दिया जाता है और उसका सालाना खर्च कई करोड़ रुपए तक जा सकता है। इसी तरह गौशे डिजीज में एमेग्लूसरेज और फेब्री डिजीज में एगेल्सिडेज बीटा जैसे इंजेक्शंस करोड़ों रुपए के हैं। दोस्तों, ये हैं दुर्लभ बीमारियां और अब इमेजिन कीजिए भारत में अगर किसी सामान्य व्यक्ति को ऐसी बीमारियां हो जाएं तो क्या वो इतना खर्च उठा पाएगा? भारत जैसे देश में तो इन वजहों से पेशेंट इलाज ही नहीं करवाते। लेकिन यह सिचुएशन जल्दी बदल सकती है। क्योंकि भारत में इस क्षेत्र में एक बड़ी पहल हुई है। हाल ही में देश के 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 28 मेडिकल और रिसर्च संस्थाओं ने मिलकर एक बेहद खास बायो बैंक तैयार किया और ये बायो बैंक लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स यानी LSDs से जुड़ी बीमारियों के लिए बनाया गया है। खास बात यह कि यह भारत का पहला सरकारी समर्थन प्राप्त राष्ट्रीय बायो बैंक है। अब अगर बात करें LSDs की, तो LSDs करीब 70 से अधिक आनुवंशिक मेटाबॉलिक बीमारियों का एक समूह है। गौशे, पोम्पे, फेब्री, MPS 1, MPS 2 या हंटर सिंड्रोम, म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस और म्यूकोलिपिडोसिस जैसी बीमारियां इसी समूह में आती हैं। इन बीमारियों में शरीर की कोशिकाओं के भीतर मौजूद लाइसोसोम सही से काम नहीं करते। लाइसोसोम को हम कोशिका का सफाई और रिसाइकलिंग सेंटर कह सकते हैं। देखिए, लाइसोसोम के अंदर मौजूद एंजाइम सामान्य रूप से शरीर में बनने वाले अतिरिक्त फैट, शुगर और जटिल अणुओं को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन जब जीन में म्यूटेशन हो जाए तो ये एंजाइम नहीं बन पाते और ठीक से काम नहीं कर पाते। इसकी वजह से ये पदार्थ कोशिकाओं में जमा होने लगते हैं और धीरे धीरे जहर के जैसे अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ज्यादातर मामलों में ये डिसऑर्डर ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न में होते हैं, यानी माता पिता दोनों में से खराब जीन मिलने पर ही
बीमारी विकसित होती है, जबकि हंटर सिंड्रोम और फैब्री डिजीज का पैटर्न अलग है। ये बीमारियां अक्सर जन्म से पहले या बचपन में दिखाई देने लगती हैं। इन बीमारियों से विकास में रुकावट, अंगों का असामान्य बढ़ना, हड्डियों की विकृति, मानसिक देरी, हार्ट और लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब भारत की बात करें तो भारत में ऐसे 12,000 से अधिक मरीज होने का अनुमान है। लेकिन अब तक सबसे बड़ी चुनौती ये रही कि मरीजों का क्लिनिकल और जीनोमिक डेटा बिखरा हुआ था, कोई केंद्रीकृत रजिस्ट्री नहीं थी। इसके अलावा इलाज भी सीमित और बेहद महंगा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 7% दुर्लभ बीमारियों का ही प्रभावी उपचार उपलब्ध है और कुछ उपचारों की सालाना लागत 1 करोड़ से ज्यादा है। अब नई बायोबैंक पहल के तहत 15 राज्यों के 530 मरीजों के जैविक नमूने जैसे जीनोमिक डीएनए, प्लाज्मा और यूरिन प्रेसिपिटेट, इनका क्लिनिकल, बायोकेमिकल तथा जेनेटिक डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित किया गया। ये बायोबैंक अहमदाबाद स्थित फाउंडेशन फॉर रिसर्च इन जेनेटिक्स एंड एंडोक्रिनोलॉजी फ्रिज के नेतृत्व में और जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी के सहयोग से शुरू हुआ है। इस बायोबैंक में एक केंद्रीकृत वेबसाइट के माध्यम से डेटा शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं बेंगलुरु का टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी ह्यूमन स्टेम सेल बेस्ड डिजीज मॉडल्स विकसित कर रहा है। दूसरी तरफ हैदराबाद का इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन इनस्टेम संभावित उपचार पद्धतियों पर काम कर रहा है और बेंगलुरु का सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स सस्ती और तेज स्क्रीनिंग तकनीक विकसित कर रहा है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय बायोबैंक उन हजारों परिवारों के लिए एक उम्मीद है जो लंबे समय से सही और सस्ता इलाज की प्रतीक्षा कर रहे थे। भारत का कपड़ा उद्योग खतरे में है। आजकल ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट्स ने कॉटन फॉर जीरो टैरिफ समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस डील ने भारत के टेक्सटाइल सेक्टर की चिंता बढ़ा दी। इस डील के तहत बांग्लादेश को अमेरिकी बाजार में तय मात्रा में वस्त्र और परिधान 0% टैरिफ पर भेजने की अनुमति मिलेगी। हालांकि ये कोई खुली छूट नहीं है, बल्कि कोटा आधारित व्यवस्था है। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि इन उत्पादों में यूएस प्रोड्यूस्ड कॉटन और मैन मेड फाइबर इनपुट्स का उपयोग किया जाए। यानी अगर बांग्लादेश अमेरिकी कपास खरीदेगा तो उसे ये शून्य शुल्क लाभ मिलेगा। पहले स्थिति यह थी कि भारत पर अमेरिका में 18% टैरिफ लगता था, जबकि बांग्लादेश पर 20%। इससे भारत को हल्का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता था। अब बांग्लादेश का सामान्य टैरिफ घटकर 19% हो गया है। इससे भारत की बढ़त सिर्फ 1% रह गई। लेकिन असली झटका उस कोटा वाले हिस्से में है जहां बांग्लादेश 0% ड्यूटी पर निर्यात करेगा और भारत को वहां 18% टैरिफ देना होगा। यह अंतर बहुत बड़ा है। दोस्तों, बांग्लादेश पहले से ही चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अपैरल निर्यातक है। भारत 6ठे स्थान पर है। ऐसे में यह डील बांग्लादेश को अमेरिकी बाजार में और मजबूत करेगी। डील से अमेरिकी रिटेल कंपनियां जैसे वॉलमार्ट और जीएपी लागत कम करने के लिए बड़े ऑर्डर बांग्लादेश को दे सकती हैं। वहीं भारत के तिरुपुर और सूरत जैसे टेक्सटाइल क्लस्टर कम मार्जिन पर काम करते हैं। वहां पर ऑर्डर घटने का सीधा असर रोजगार और उत्पादन पर पड़ सकता है। दूसरी बड़ी चिंता कच्चे कपास की है। बांग्लादेश भारत के कच्चे कपास का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। भारत से बड़ी मात्रा में कॉटन यार्न और एमएमएफ यार्न भी वहां जाता है। अब यदि बांग्लादेश 0% टैरिफ लाभ कमाने के लिए अमेरिकी कपास खरीदेगा तो वो भारत से अपनी खरीद को कम कर सकता है। इससे भारतीय कपास निर्यात में गिरावट आएगी। घरेलू बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति बढ़ेगी। इसका असर कपास के दाम पर पड़ेगा। अंततः भारतीय किसानों की आय प्रभावित होगी। भारत को क्या करना चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताइए। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी आईक्यू लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा प्लस बैच 2027, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, मार्गदर्शन और सारथी कार्यक्रमों के माध्यम से 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स और 18 बुक्स का सेट। टेस्ट में टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी देंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी के साथ अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपका साथ निभाएगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगी पूरी फीस वापस। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर आप 2028 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं।
अगर अब भी कोई सवाल हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या मुझे सीधा मेल कीजिए amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2027, आपकी प्रतिज्ञा हमारा मार्गदर्शन। चलिए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष को साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है। प्रस्ताव पर विचार से पहले कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष मतदान नहीं कर सकता। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4 या फिर 1 और 4। अगला प्रश्न है, पीएम केयर्स फंड तथा उससे जुड़े संवैधानिक और संसदीय पहलुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पीएम केयर्स फंड की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून के तहत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स की राशि को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड एनडीआरएफ में स्थानांतरित करने की याचिका खारिज की थी। सरकार के अनुसार पीएम केयर्स फंड अनुच्छेद 12 के तहत स्टेट की परिभाषा में आता है। लोकसभा के नियमों के अनुसार प्रश्न तभी स्वीकार होता है जब वह भारत सरकार के कार्यक्षेत्र से संबंधित हो। कौन से कथन सही है? केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4 या फिर केवल 1 और 4। अगला प्रश्न है, भारत जेएनएआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? यह संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसे नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम NNICPS के तहत विकसित किया जा रहा है। यह केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं तक सीमित एक टेक्स्ट आधारित मॉडल है या फिर इसका उद्देश्य केवल रक्षा क्षेत्र के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करना है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल टीचर प्राइज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा सीधे प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 2014 में वर्के फाउंडेशन द्वारा की गई थी। यह केवल सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए आरक्षित है। यह पुरस्कार केवल विकासशील देशों के शिक्षकों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक स्टोरेज बेस्ड परियोजना है जिसमें बड़ा रिजर्वायर बनाया जाएगा। यह झेलम नदी पर स्थित 1200 मेगावाट की परियोजना है। यह चिनाब पर प्रस्तावित 1856 मेगावाट का रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इसे भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के सहयोग से PPP मॉडल पर डेवलप किया जा रहा है। अगला प्रश्न, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स NRI 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सूचकांक पोर्चुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। इसमें देशों का मूल्यांकन केवल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या के आधार पर होता है। यह टेक्नोलॉजी, पीपल गवर्नेंस और इम्पैक्ट जैसे स्तंभों पर आधारित है। भारत ने NRI 2025 में 45वां स्थान प्राप्त किया। कौन सा कथन गलत है? केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 3। अगला प्रश्न, करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स CPI 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत ने CPI 2025 में 182 देशों में 91वां स्थान हासिल किया। CPI में उच्च स्कोर का मतलब भ्रष्टाचार का अधिक स्तर होता है। CPI में भ्रष्टाचार का आकलन विशेषज्ञों और कारोबारी लोगों की धारणा के आधार पर होता है। डेनमार्क ने CPI 2025 में सबसे कम भ्रष्ट देश होने का स्थान हासिल किया। और अंतिम प्रश्न, हाल ही में भारत ने 2026 के लिए किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम की अध्यक्षता संभाली है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किम्बरले प्रोसेस का उद्देश्य है कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकना। इसके तहत सदस्य देश केवल उन्हीं रफ डायमंड्स का आयात निर्यात कर सकते हैं जिनके साथ आधिकारिक प्रमाण पत्र हो। यह व्यवस्था राज्य द्वारा प्रायोजित हिंसा और श्रम शोषण से जुड़े सभी हीरो को भी कवर करती है। कौन सा से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। अगले शनिवार रात 9 बजे फिर से मुलाकात होगी। आपसे ख्याल रखिए, अपना ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। पिछले हफ्ते जो सवाल मैंने पूछे थे उनके जवाब आपको स्क्रीन पर अभी दिखेंगे। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।